हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम एक मिस्टर जाओ को दिखाते हैं जो कि बहुत गुस्से में भड़कते हुए यामजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में आते हैं और कहने लगते हैं कि मैं ऑर्डर करता हूँ कि आप लोग उस मेडिसिन की फेज 2 की टेस्टिंग से निकलो बल्कि फेज 3 की तरफ बढ़ो। लेकिन वहाँ के रिसर्चर समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह से ड्रग सेफ्टी नहीं हो सकती और हमें हमारे तरीके से काम करने दें। आप बिजनेसमैन हैं, आप इन बातों को नहीं समझते। लेकिन वो धमकाने लगता है कि अगर तुम लोगों ने नहीं माना तो मैं रोजाना यहाँ से एक एम्प्लॉय को फायर कर दूंगा। एक्चुअली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से था, सबसे ज्यादा शेयर्स उसी के पास थे। इतने में यहाँ पर यानजी पहुँच जाता है और अपनी टीम की सुरक्षा करने के लिए कहने लगता है कि इनको कुछ मत बोले, अगर आपने कुछ कहना है तो मुझे कहें, चाहते हैं तो मैं अपनी सीट से भी क्विट कर जाऊंगा। यानजी अच्छे से जानता था कि उसकी तरह का इतना काबिल रिसर्चर उनको इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है जो ये पोस्ट भी संभाल सके। और उसकी ये बात सुनते ही उसके सारे वर्कर्स कहने लगते हैं कि अगर प्रोफेसर यानजी यहाँ से जाएगा तो फिर हम लोग भी जाएंगे, हम सारे इकट्ठे मैसिव रिजाइन देंगे। अब ये सुनने के बाद मिस्टर जाओ उनसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ ये तुम लोगों का सपना भी है, आप लोगों ने ये मेडिसिन डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन यही रास्ता है, इस रिसर्च को बंद नहीं होने देना, तो तुम्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इस बारे में सोचना और फिर मुझे बताना। अब मिस्टर जाओ तो गुस्से में भरे हुए वहां से चले गए थे, लेकिन यामजी के लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट फैसला था। उसके बाद सुई भी उसके पास आता है और वो उससे कहने लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे लोग इस वक्त मिस्टर जाओ के साथ खड़े हुए हैं और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इसी मेडिसिन को बनाने की दौड़ में फेज 2 को छोड़ फेज 3 पर पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर आगे यामजी उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरे कंधों पर बोझ है, जिम्मेदारी है। अगर कोई गलती हो जाती है मेडिसिन बनाने में तो जो नुकसान होगा उसके बाद मैं सारी जिंदगी गिल्टी रहूंगा। ये धब्बा मैं अपने कैरियर पर और अपने प्रोफेशन पर नहीं लगा सकता। लेकिन सुई भी समझ गया था। वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम खुद के बारे में इस तरह से सोच रहे हो तो सोचते रहो, लेकिन उनके बारे में भी तो ख्याल करो जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, उनके हाथ से जॉब चली जाएगी तुम्हारी इस जिद की वजह से, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करो। और उसकी ये बात कहीं ना कहीं यानजी के दिल को लगी थी। वो अपने सारे एम्प्लॉयज पर नजर रखा करता था, आज भी वो उनकी बातें सुन रहा था। किसी को अपने लोन की टेंशन थी तो किसी ने अपनी गाड़ी के अभी तक पैसे देने थे, किसी के छोटे छोटे बच्चे थे तो किसी की वाइफ प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के पैसों की जरूरत थी। वो उन सबको लेकर, उनकी जॉब की रिस्क को लेकर काफी परेशान हो जाता है। इतने में वो जब घर जाता है तो उससे मिलने के लिए यानमू आती है। वो उससे अपनी ये परेशानी शेयर करता है और उससे कहता है कि अब तुम ही मशवरा दो कि मैं क्या करूं और किसको चूज करूं। यहाँ पर यानमू उससे कहती है कि ये सब वो तुम पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए तुमने ये नहीं भूलना कि तुम्हारा प्रोफेशन तुमसे क्या मांगता है, और वो ये है कि तुम अपने पेशेंट्स की हर तकलीफ के रिस्पॉन्सिबल होगे अगर उनको कोई साइड इफेक्ट हुआ सही टेस्टिंग ना होने की वजह से। और अब यानजी ने भी फैसला कर लिया था। वो सुई से जाकर कहता है कि एक दफ़ा तो मैं ट्रेम्बल किया था, लेकिन बाद में यानमू ने मुझे रियलाइज़ कराया है, मैंने फैसला किया है चाहे जो भी रिजल्ट हो जाए मैं तो फेज 2 स्किप नहीं करने वाला। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी जाकर बता देना, वो बेशक मुझे मेरी सीट से हटाना चाहते हैं तो हटा दें, मुझे कबूल है। ये सुनकर सुई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि यानमू मेरे रास्ते की रुकावट बनी हुई है, अगर वो ना आती तो शायद यानजी लचक दिखाता और बात मान लेता। अब नेक्स्ट डे उनकी कंपनी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था जिसमें सारे लोग पार्टी मनाने के लिए आए हुए थे और इसी गाला में मिस्टर जाओ भी पहुंचे हुए थे और इसके साथ साथ यानजी की सिस्टर गुसी भी वहां आई हुई थी। एक्चुअली उसको शॉर्ट ऑफ फंड्स था तो वो भी यहाँ पर कुछ एलीट क्लास बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स से मिल रही थी कि शायद कोई उसकी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर दे। वो और उसकी बिजनेस पार्टनर बहुत से लोगों से मिलती हैं और काफी सारे कार्ड्स भी इकट्ठे कर लेती हैं। जबकि उधर यानजी मिस्टर जाओ के पास जाता है। वो आज थोड़ा डाउन फील कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम की वजह से, क्योंकि वो चाहता था कि उसके फैसले की वजह से उसकी टीम को सफर ना करना पड़े। मिस्टर जाओ जब सुनते हैं कि इसने ना हटने का फैसला किया है तो वो एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, अपने शूज पर ड्रिंक गिरा देते हैं और फिर कहते हैं कि इसे अगर कोई साफ करेगा तो वो यानजी होगा, वरना मैं तुम्हारे सारे स्टाफ को
जॉब से बाहर निकाल दूंगा। अब वो भी नील डाउन होता है, एक रुमाल से साफ करता, लेकिन वो कहते हैं इसका तुम यूज नहीं कर सकते। अब उस बेचारे को अपनी ईगो को एक साइड पर रख कर अपने कपड़ों से ही वो जूते साफ करने थे, लेकिन एन टाइम पर उनके जूतों पर कोई और भी ड्रिंक आकर गिरा देता है, और वो थी यानमू, जो आते ही वहाँ पर शोर मचा देती है। सारे लोगों की अटेंशन इस तरह से इकट्ठी करती है कि यहाँ पर मिस्टर जाओ को अच्छा बनने का नाटक करना पड़ता है। वो साथ ही साथ उनकी बड़ी तारीफें भी करती है कि मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि ड्रग सेफ्टी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और पेशेंट्स की लाइफ को लेकर कोई रिस्क बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए तो आप मेरे हीरो हैं। लोगों को इकट्ठा कर लेती और सबके सामने उनको हीरो बनाकर उनके साथ सेल्फी भी लेने लगती है, और साथ ही साथ उनको धमकी भी देकर जाती है। कहती है कि अगर इस वक्त मैं यहाँ पर इस गाला में अनाउंसमेंट कर दूं कि आप यांजी को उसकी सीट से हटा रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी जो उसको जॉब ऑफर करेंगी और आपकी इंसल्ट साथ में अलग होगी। क्या आप अपनी रेपुटेशन पर ये दाग बर्दाश्त कर सकेंगे? और फिर यहाँ पर मिस्टर जाओ को खामोश होना पड़ता है। अब एक दफ़ा तो यांजी बच गया था, लेकिन यहाँ पर सुई मिस्टर जाओ के पास आता है और कहता है कि मैंने एक बीच का रास्ता तलाश कर लिया है, और वो ये है कि यांजी जो भी रिसर्च कर रहा है उसका सारा डाटा मेरे पास मौजूद है। हम ऐसा करते हैं कि जो काम वो कर रहा है उसे खामोशी से करने देते हैं और देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट्स लेकर आता है ज़्यादा समय बाद। लेकिन उससे पहले ही हम एक और टीम बना देंगे जो कि यांजी के काम से एक स्टेप को स्किप करके अगले स्टेप पर काम करना स्टार्ट कर देगी। अब ये आइडिया कहीं ना कहीं मिस्टर जाओ को पसंद आ गया था, जबकि उधर यांजी यानमू को साइड पर लेकर जाता है और उसे जाते ही हक कर लेता है। कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर रही थी, मेरी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि लोगों को एम्बैरेस करने में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा है तो सिर्फ साइंस में और रिसर्च में। जबकि दूसरी तरफ हमें दूसरे जाओ को दिखाते हैं। वो सीधा जाता है गुसी के पास और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इन्वेस्टर की तलाश है तो मेरे पास काफ़ी पैसा है, मुझे क्यों नहीं अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने देती। लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है और बाय बाय करती हुई उसे वहाँ से भेज देती है। लेकिन बाद में वो बिजनेस पार्टनर से यही शेयर करती है कि एक्चुअली वो इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो मुझे लाइक करता है, लेकिन मैं पर्सनल इश्यूज़ को और अपने बिजनेस को अलग अलग रखना चाहती हूँ। मुझे एक रियल इन्वेस्टर चाहिए जो मेरे काम से अट्रैक्ट होकर आए। अब उसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था। वो पार्टी से बाहर जाकर बैठ जाती और सोचने लगती है कि आजकल मेरा बिजनेस भी अच्छा नहीं जा रहा और लव लाइफ में तो मैं वैसे ही फ्लॉप हूँ, मैं सिंगल हूँ। इतने में वो प्रे करने लगती है एक फॉलिंग स्टार को देखकर कि मेरा बिजनेस भी अच्छा हो जाए और मुझे एक बॉयफ्रेंड भी मिल जाए। जैसे ही आंखें खोलती है तो सामने ओ खड़ा हुआ था। ओ ने अपने सिस्टम के थ्रू चेक कर लिया था, डिटेक्ट किया था कि उसका मूड ज़रा ऑफ लग रहा है। वो फौरन से जाता है, उसे हक करता है, कहता है कि मैंने फील किया है कि आपको एक हक की ज़रूरत है। ये देखते ही वो भी उसे कस के हक कर लेती है। एक्चुअली वो तो ड्रंक थी, लेकिन एक्चुअली उसे बहुत अच्छा लगा था ओ का उसकी इतनी केयर करना। अब घर जाकर वो भी स्माइल कर रहा था। यानमो उससे पूछती है तो वो कहता है कि आज पता है गुसी ने मुझे कहा है कि मैं उसका गुड फ्रेंड बन चुका हूँ। तो आगे से यानमो कहने लगती है तुम क्या जानो, ये गुड फ्रेंड और ये वाली सारी बातें ये एक रोबोट नहीं समझ सकता, जिसके सीने में दिल होगा सिर्फ वही समझेगा। लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ से भगाने के लिए ये भी कह देती है कि अगर वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बन गई तो जाओ उसे फॉलो करो, मेरा सर मत खाओ। और अपने मास्टर की ये इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट ही डे वो पीछे पीछे चल रहा था गुसी के। गुसी बहुत भागती है और तंग होती है, लेकिन वो उसके पास आ जाता है, कहता है कि मैं गुड फ्रेंड की तरह हमेशा आपका साथ दूंगा। अब गुसी कल तो ड्रंक थी, लेकिन आज वो होश में थी और उसे उसका इतना पीछे पीछे चलना अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में उसे पता चलता है कि आज शाम को उसे एक इन्वेस्टर मिल रहा है, वो मीटिंग के लिए जाएगी। ये सुनते ही वो कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। तो वो कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ असिस्टेंट बनकर वहाँ चलना। अब गुसी एक जगह पर उनसे मिलने के लिए रेडी बैठी हुई थी, लेकिन वो मिस्टर बहुत लेट आते हैं और जब आते हैं तो उनका एटीट्यूड भी काफी बिगड़ा हुआ लग रहा था। वो बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे जितना कि गुसी में रखते थे। वो काम की बात करने से पहले उसे बार बार ड्रिंक करने को कहते हैं कि मेरे ऑनर में मुझे टोस्ट करो, लेकिन तीसरा पैग उसके हाथ से ओ ले लेता है और खुद इनटेक कर लेता है। अब ये देखकर उस बिजनेसमैन को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि अब की बार तुम पूरा जग वाइन का पियोगे। ये देखते ही गुसी से बर्दाश्त नहीं होता और वो ड्रिंक से उनके कपड़े भी खराब कर देती है, ऊ को भी रोकती है और इन दी एंड उनकी इंसल्ट करती हुई वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर ऊ एक अच्छे फ्रेंड की तरह उसकी केयर करने लगता है,
कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन ला दूं, क्या मैं तुम्हारे साथ ड्राइव करके तुम्हें घर पहुंचाऊं। लेकिन वो कहने लगती है कि तुम अपने घर चले जाओ, अगर मुझे इससे ज़्यादा चिपकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ दे मारूंगी। लेकिन वो क्यूट सा फेस बनाकर कहता है कि अगर मुझे मारने से आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है तो आप ये भी करके देख लें। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि यानजी के लैब में उसके कुछ सैंपल्स कोई चुरा कर जा रहा है, और यही बात उसकी एक रिसर्चर भी देख लेती है। वो ये देखते ही परेशान हो जाती है कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।